नमस्कार दोस्तों, निधि लॉ क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी तक हम एविडेंस एक्ट के सेक्शन 5 से लेकर 13 तक पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 14। तो हम रेलिवेंसी के ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं कि कौन कौन से फैक्ट्स रेलिवेंट हो जाएंगे। सेक्शन 6 से लेकर के 55 तक हम देखते चल रहे हैं। तो सेक्शन 14 में क्या है? सेक्शन 14 में रेलिवेंसी की बात की गई है। क्या रेलिवेंट होंगे? पहली बात रेलिवेंट होगा स्टेट ऑफ माइंड। दूसरी चीज रेलिवेंट होगी स्टेट ऑफ बॉडी। और तीसरी चीज क्या रेलिवेंट हो जाएगी? बॉडीली फीलिंग। ये सब कब कब और किस फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट्स के रिलेशन में रेलिवेंट होंगे, ये हम देखेंगे सेक्शन 14 में। तो यहाँ पे हम सेक्शन 14 पढ़ रहे हैं। अब इसको समझने के लिए हमारे पास ना बेयर एक्ट में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं। इलस्ट्रेशन नंबर P तक दिए हुए हैं, ठीक है। ए से लेकर के P तक इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं। तो हम ये देखते हैं, मान लीजिए इलस्ट्रेशन एक हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं। कोई मिस्टर ए है। ये कौन है? मिस्टर ए, ठीक है। अब ये जो मिस्टर ए है, इनकी कोई स्टेट ऑफ माइंड होगी, इनकी कोई स्टेट ऑफ बॉडी होगी और इन्हीं की बॉडीली फीलिंग होगी। इनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई फैक्ट इन इशू है कि ए जो है, ए ने बी के यहाँ चोरी की कि नहीं की, थेफ्ट हुआ कि नहीं हुआ, ए के द्वारा ए ने चोरी करी बी के कि नहीं। तो ये जो फैक्ट इन इशू है या रेलिवेंट फैक्ट हो सकता है, इसको साबित करने के लिए इस फैक्ट इन इशू के रिलेशन में ये जो स्टेट ऑफ माइंड है कि इनका इंटेंशन था चोरी करने का। अगर इनके किसी स्टेटमेंट से, इनके किसी कार्य से ये साबित होता है कि इनका इंटेंशन था, तो वो इंटेंशन रेलिवेंट हो जाएगा इस थेफ्ट के रिलेशन में। तो हमारे पास जो स्टेट ऑफ माइंड है उसको 7 कैटेगरीज में यहाँ पे दिखाया गया है। 7 कैटेगरीज बताई गई हैं स्टेट ऑफ माइंड की। पहली इंटेंशन, दूसरा नॉलेज, तीसरा नेग्लिजेंस, फिर एक रैशनेस, फिर एक गुडविल, फिर एक इलविल और एक गुड फेथ। ये एक्ट में सेक्शन 14 में दिया हुआ है कि इस प्रकार की जो स्टेट ऑफ माइंड होती है, सच एज दिया हुआ है। ये 7 के अलावा भी और कुछ भी इंक्लूड हो सकता है। सच एज मतलब एग्जाम्पल दिए कि इस प्रकार की स्टेट ऑफ माइंड हो सकती है, और इन्हीं के ऊपर इलस्ट्रेशन बहुत सारे दिए हुए हैं। फिर स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग के ऊपर भी कुछ कुछ इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं। तो हम इलस्ट्रेशंस की मदद से समझते चलेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ों को रेलिवेंट बनाया गया है। यहाँ पर अभी ये स्टेट ऑफ माइंड की ये आप देख लीजिए एक बारी, चाहे तो आपको नोट करना हो तो वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, आपके बेयर एक्ट में होगा। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशंस को देखते हैं। सबसे पहले स्टेट ऑफ माइंड के लिए इंटेंशन के इलस्ट्रेशंस को देख लेते हैं। हम चल रहे हैं स्टेट ऑफ माइंड में। सबसे पहले इंटेंशन की इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं।
और स्टेट ऑफ माइंड के लिए 2 एक्सप्लेनेशन भी दी हुई हैं जो भी मैं आपको बताती हूँ। तो इंटेंशन के लिए इलस्ट्रेशन है EIJOP। EIJOP ये सब क्या है, इंटेंशन को दिखाने वाले इलस्ट्रेशंस हैं। अब एक्सप्लेनेशन 1 ये कहता है कि जब भी आप मेंटल स्टेट को दिखाएंगे, किसी भी फैक्ट को दिखाएंगे कि मेंटल स्टेट था और ये रेलिवेंट है, तो वो पर्टिकुलर जो फैक्ट इन इशू है उसके रिलेशन में होना चाहिए, जनरली नहीं होना चाहिए। ये एक्सप्लेनेशन 1 में लिखा है। कैसे इसे समझते हैं, जैसे कि अगर ए ने चोरी करी तो चोरी फैक्ट इन इशू है कि बी के घर चोरी करी। अब ये जो फैक्ट इन इशू है ये इसी वाली चोरी का इंटेंशन ए का प्रूव हो जाए, ये नहीं प्रूव होना चाहिए कि ए तो जनरली ही चोर है। ए की तो जनरल इंटेंशन रहती है जगह जगह चुराने की। तो ये जो जनरलिटी वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है ना कि ए ने तो बी के यहाँ भी चुराने की कोशिश की थी, सी के यहाँ, डी के यहाँ, XYZ के यहाँ, तो ये जनरल इंटेंशन यहाँ पर इररेलेवेंट हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है, जनरल इंटेंशन या जनरल जो स्टेट ऑफ माइंड है, जनरल स्टेट ऑफ माइंड ये इररेलीवेंट है पर्टिकुलर इंस्टेंस की, पर्टिकुलर इंस्टेंस के बारे में अगर है क्या, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड, तो वो क्या होगी, वो रेलिवेंट होगी। अब एक्सप्लेनेशन 1 के लिए आप इलस्ट्रेशन देखेंगे, ओ में दिए हुआ है, पी में दिया हुआ है और आपका इलस्ट्रेशन एन में भी दिया हुआ है। ठीक है, स्टेट ऑफ माइंड दिखाने के लिए। ये इंटेंशन के हैं, एन जो है वो इंटेंशन का नहीं है पर किसी और स्टेट ऑफ माइंड का इलस्ट्रेशन है, वहां पर भी एक्सप्लेनेशन 1 लगेगा। अब हम आते हैं इंटेंशन के बाद। मैंने इलस्ट्रेशंस कौन कौन से थे ये मिटा दिया, फिर से आप लिख लीजिए EIJOP, इलस्ट्रेशन EIJOP। अब हम आते हैं दूसरा, नॉलेज। नॉलेज के लिए एग्जांपल लेते हैं कि जैसे ए काउंटरफीट कॉइन्स डिलीवर करता था, ठीक है। अब उसको ये पता था कि नहीं कि वो काउंटरफीट कॉइन है जो डिलीवर कर रहा है, किसी को दे रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या वो नोइंगली करता था काउंटरफीट कॉइन्स की डिलीवरी। तो ये नॉलेज उसकी कहाँ से साबित होगी कि वो पहले भी ऐसा हो चुका है कि वो काउंटरफीट कॉइन्स को डिलीवर करने के लिए पकड़ा गया है, ठीक है। तो ये प्रीवियस कन्विक्शन उसका जो है उसकी नॉलेज को शो कर सकता है। और ये प्रीवियस कन्विक्शन या प्रीवियस कमीशन की बात कही गई है एक्सप्लेनेशन 2 में। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है, प्रीवियस, पहले कोई काम हो चुका हो, तो प्रीवियस कमीशन या प्रीवियस कन्विक्शन। तो कन्विक्शन वाला जो एग्जांपल है वो इलस्ट्रेशन बी में दिया हुआ है, ये काउंटरफीट कॉइन्स वाला। और प्रीवियस कमीशन के जो दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं आपके इलस्ट्रेशन ई में, प्रीवियस पब्लिकेशन का एग्जांपल दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन ई में दिया हुआ है, ये आप देख लोगे, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन 2 के बारे में हो गया कि प्रीवियसली। अब ये क्या है जो आपने इलस्ट्रेशन ई में देखेंगे प्रीवियस कमीशन के बारे में। तो इलस्ट्रेशन ई पर आते हैं, ABCDE। ए के ऊपर इल्ज़ाम ये है कि क्या वो बी को डिफेम करने के लिए उसके खिलाफ पब्लिकेशन में उसने कुछ इम्प्यूटेशंस जो है वो पब्लिश किए।
तो क्या वो उसकी रेप्यूटेशन को गिराना चाहता था, ए बी की रेप्यूटेशन को? तो अब यहाँ पर क्या है, ए क्या बी की रेप्यूटेशन को गिराना चाहता था। अब उसने प्रीवियसली भी ऐसा काम किया है, पहले भी वो ऐसी चीजें पब्लिश करता रहा है। ये बात प्रीवियस कमीशन ऑफ दिस एक्ट, ये भी रेलिवेंट हो जाएगा एक्सप्लेनेशन 2 का सहारा लेते हुए इस बात को साबित करने के लिए कि अभी जो पब्लिश किया है वो बी को डिफेम करने के लिए पब्लिश किया है कि नहीं। पर अगर ये साबित कर दिया जाए साथ में कि ए और बी के बीच में कोई लड़ाई ही नहीं थी, कोई क्वेरल ही नहीं थी, तो ए ने इंटेंशनली बी के बारे में कोई इम्प्यूटेशंस नहीं लगाए हैं, ए को जनरली जो न्यूज़ मिली वो उसने एज इट इज पब्लिश कर दी, तो वहां पर ए की इलविल नहीं साबित होगी। तो क्या होगा, ये साबित नहीं होगा कि जो प्रीवियस एक्ट था पहले भी उसने जो छापे थे, लेकिन इन दोनों के बीच में कभी कोई झगड़ा नहीं रहा, कोई एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, तो फिर ये एक्सप्लेनेशन 2 में ये नहीं होगा कि ये जो प्रीवियस एक्ट है वो भी हम रेलिवेंट कर लें, वहां पर रेलिवेंट नहीं होगा, इररिलेवेंट हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि कैसे एनालाइज किया जाएगा इन चीजों को। तो प्रीवियस कमीशन और प्रीवियस कन्विक्शन भी एक्सप्लेनेशन 2 में रेलिवेंट होता है। अब हमने नॉलेज का देख लिया, स्टेट ऑफ माइंड पढ़ रहे हैं, पहले ये देखा था इंटेंशन का, और दूसरा नॉलेज है। नॉलेज में आपको ए बी सी डी चारों इलस्ट्रेशंस हैं, ए बी सी डी इलस्ट्रेशंस, ये सब नॉलेज के ऊपर ही हैं, ठीक है। आप पढ़ लेंगे, अगर कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे ए ही देखेंगे कि ए के ऊपर एक्यूजेशन है कि वो स्टोलन गुड्स रिसीव किए, तो अगर उसके घर में बहुत सारे स्टोलन गुड्स मिल जाते हैं तो वो ये साबित नहीं कर सकता कि मेरे को पता ही नहीं था कि ये वाली चीज़ तो स्टोलन गुड्स में आती है, ये तो चोरी की हुई वस्तु मेरे पास है, मैंने तो कहीं से ऐसे ही खरीद ली। क्यों, उसके घर में सभी चीज़ें, बहुत सारी अनेकों चीज़ें ऐसी हैं जो स्टोलन गुड्स है, तो ये साबित करता है कि उसको नॉलेज था उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कि ये स्टोलन है, और फिर भी उसने उसे खरीद लिया। तो ये दूसरा नॉलेज हो गया। फिर आपका आता है स्टेट ऑफ माइंड में, हम देखेंगे गुड फेथ। गुड फेथ के आपके इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं, इलस्ट्रेशन नंबर एफ एंड जी, ठीक है। इलस्ट्रेशन एफ कि ए जो है उसने क्या किया, बी से कहा कि सी सॉल्वेंट है, और ए के कहने पर बी ने सी को कुछ पैसे उधार दे दिए, लेकिन बी निकला इंसॉल्वेंट, तो सी निकला इंसॉल्वेंट, तो बी को हो गया लॉस। और बी ने क्यों पैसे दिए थे, क्योंकि ए ने कहा था। तो अब ए के ऊपर ये इल्ज़ाम है, ये एलिगेशन है कि ए ने जानबूझ करके ऐसा बी को रिप्रेजेंट किया, फॉल्सली रिप्रेजेंट किया, तो ए की इलविल थी कि बी का लॉस हो जाए। तो अभी गुड फेथ कैसे साबित करेगा ए अपना, कि बहुत सारे पड़ोसी थे जो यही सोचते थे कि सी सॉल्वेंट है, तो वहां से ये बात साबित होगी कि इन जनरल जब सबको यही पता था तो ए को भी सी के इंसॉल्वेंसी के बारे में नहीं पता रहा होगा, और ए ने गुड फेथ में बी को ये सलाह दी, बी को ये रिप्रेजेंटेशन दिया कि सी सॉल्वेंट है। तो ये हो गया गुड फेथ के ऊपर आपके इलस्ट्रेशंस हो गए। फिर इलविल के ऊपर आ जाएगा, इलविल के ऊपर आपका इलस्ट्रेशन नंबर एच है। इलस्ट्रेशन एच में क्या दिया हुआ है कि एक कोई ए है, उनके ऊपर ये एलिगेशन है कि उन्होंने प्रॉपर्टी मिस एप्रोप्रिएट की। तो एक कोई मिस्टर सी थे, जहाँ पे ए रहते थे, जहाँ पे मिस एप्रोप्रिएशन का एलिगेशन लगा, सी ने एक पब्लिक नोटिस दिया था, अखबार में दिया था, पब्लिक नोटिस छपवा दिया था कि मेरी कोई चीज खो गई है, पब्लिक नोटिस बाय सी। तो अब ये नहीं माना जा सकता ना कि ए को पता ही नहीं था कि ओनर कौन है। ए कह रहे हैं कि मैंने ओनर को फाइंड आउट करने की कोशिश की, लेकिन मुझे ओनर नहीं मिला, तो ये चीज ए नहीं साबित कर पाएंगे क्योंकि पब्लिक नोटिस था, तो ए की इलविल साबित हो जाएगी। वहीं पे अगर ए साबित कर दे कि सी की इलविल थी, सी अपने आप को ओनर दिखाना चाहता था उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का, लेकिन वो था नहीं, और उसने पब्लिक नोटिस इसीलिए पब्लिश कराया क्योंकि उसको चाहिए थी वो प्रॉपर्टी, तो वहाँ पे अगर ए को नोटिस का पता है फिर भी उसने वो कहे कि हाँ मैं ओनर नहीं ढूंढ पाया, तो यहाँ पर क्या होगा,
इल विल साबित नहीं होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे 5वीं स्टेट ऑफ माइंड पर। आप नोट कर सकते हैं। तो ये हो गया इल विल वाला एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन H में दिया है। फिर नेग्लिजेंस दिया है, नेग्लिजेंस दिया हुआ है, किसमें दिया है नेग्लिजेंस? इलस्ट्रेशन N में, कि A ने B को एक कैरेज दिया ये जानते हुए कि वो कैरेज खराब है, उसमें कोई खराबी है और B को उससे लॉस हो गया। B ये सू कर रहा है, B ये एलिगेशन लगा रहा है A के ऊपर। तो अब यहाँ पे क्या होगा? B ये साबित करेगा कि मैंने बार बार कहा था कि क्या उसमें व्हीकल में कैरेज में कोई प्रॉब्लम है, फिर भी इन्होंने नेग्लिजेंस दिखाते हुए उसे सही नहीं किया। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन 1 भी लगेगा, क्या बताने के लिए कि पर्टिकुलर उसी इंस्टेंस के लिए, उसी कैरेज के लिए उसने नेग्लिजेंस शो किया। अगर वो ये शो करता है भी कि ए तो नेग्लिजेंटली रहता ही है, वो कैरेजेस को नहीं देखभाल करता है, नहीं सही कराता है उन्हें, तो वो इन जनरल साबित करना यहाँ पर रेलिवेंट नहीं होगा, बल्कि पर्टिकुलरली बी को जो कैरेज दिया उसके बारे में नेग्लिजेंस भी साबित कर सकता है, वो रेलिवेंट हो सकता है। तो ये नेग्लिजेंस का हो गया। बाकी 2 और जो सच एज करके दिए हुए उसमें 2 और है ना, गुडविल और रैशनेस, उन दोनों के लिए इलस्ट्रेशंस यहाँ पर नहीं दिए हुए हैं, इतने चीजों के इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं। अब हम आते हैं कौन कौन से के इलस्ट्रेशन नहीं दिए हैं। एक गुडविल और फिर रैशनेस का। रैशनेस मतलब जल्दीबाजी और नेग्लिजेंस मतलब ध्यान से नहीं करना। फिर आ जाता है स्टेट ऑफ माइंड के बाद क्या था? स्टेट ऑफ माइंड के बाद स्टेट ऑफ बॉडी। स्टेट ऑफ बॉडी का क्या है? जैसे कि बॉडी में चोट लगी हुई है, देखने में कैसे कोई बीमारी का सिम्टम है, सिम्टम हो सकते हैं, सिम्टम ऑफ इलनेस हो सकते हैं, ठीक है, वुंड कोई हो सकता है। तो ये सब स्टेट ऑफ बॉडी हुआ कि बॉडी किस कंडीशन में है। इसका एग्जांपल आपको M और L, इलस्ट्रेशन M एंड L में दिया हुआ है, देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन M में क्या दिया हुआ है कि जब उसने लाइफ इंश्योरेंस लिया, A ने लाइफ इंश्योरेंस लिया, तब उसकी हेल्थ कैसी थी, मतलब उसको उस समय पे वो इलनेस थी कि नहीं जिसका वो लाइफ इंश्योरेंस ले रहा है, तो हेल्थ की कंडीशन कैसी थी, हेल्थ कंडीशन, ये क्वेश्चन है, ये फैक्ट इन इशू है। अब इस बारे में ए का एक स्टेटमेंट अबाउट हिज हेल्थ, स्टेटमेंट अबाउट हिज हेल्थ, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? स्टेट ऑफ बॉडी को दिखा रहा है, तो ये रेलिवेंट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए कि जब लाइफ इंश्योरेंस लिया था तब हेल्थ कैसी थी, तब वो पर्टिकुलर इलनेस थी कि नहीं। ये इलस्ट्रेशन M में दिया हुआ है। फिर आ जाते हैं हम स्टेट ऑफ बॉडी के बाद बॉडीली फीलिंग। बॉडीली फीलिंग में सच एज करके कुछ नहीं लिखा है, जैसे स्टेट ऑफ माइंड में तो लिखा था, पर बॉडीली फीलिंग में नहीं लिखा है। तो बॉडीली फीलिंग से क्या मतलब है? स्टेट ऑफ बॉडी में ये होता है कि बॉडी की कंडीशन, ठीक है। बॉडीली फीलिंग, फीलिंग क्या होती है? फीलिंग्स क्या होती हैं आपकी? खुशी होना एक फीलिंग है, दुख होना एक फीलिंग है, उदास रहना एक फीलिंग है, गुस्सा आना एक फीलिंग है, एक्साइटमेंट होना एक फीलिंग है। तो ये बॉडीली जो फीलिंग्स होती हैं, इनको जो चीज़ें शो करते हैं, जो फैक्ट, वो रेलिवेंट हो जाएंगे। कैसे? इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे इलस्ट्रेशन के में, जैसे इलस्ट्रेशन के में आप देखेंगे कि क्वेश्चन ये है कि हस्बैंड ने वाइफ पर क्रूएलिटी करी कि नहीं करी, क्रूएलिटी करी कि नहीं करी। तो जो क्रूएलिटी के बाद अगर कुछ ब्रूजेस हैं, कुछ चोट है, वो तो एक स्टेट ऑफ बॉडी हो गई। अब उसके बाद ये बॉडीली फीलिंग कहाँ से निकल के आएगी?
लड़ाई के बाद, क्रुएलिटी के बाद हस्बैंड और वाइफ में दोनों में आर्ग्यूमेंट भी हुए, दोनों ने स्टेटमेंट दिए। स्टेटमेंट में क्या था? एंगर और हेट्रेड। तो एंगर और हेट दोनों चीजें थी। अब क्या हुआ कि ये जो स्टेटमेंट दिया, ये गुस्सा और ये नफरत, ये क्या दिखाते हैं? ये स्टेटमेंट अगर कहीं रिकॉर्ड हो गए मोबाइल में या किसी भी तरह सीसीटीवी में, तो ये स्टेटमेंट्स रेलिवेंट हो जाएंगे इस फैक्ट इन इशू के लिए कि हस्बैंड ने वाइफ पर क्रूएलिटी करी थी कि नहीं करी थी। इस क्वेश्चन के लिए, इस फैक्ट इन इशू के लिए या इस रेलिवेंट ऑफ फैक्ट के लिए ये जो स्टेटमेंट है ये बॉडीली फीलिंग को दिखाते हैं और ये रेलिवेंट हो जाएंगे। तो ये थी रेलिवेंसी फैक्ट्स की सेक्शन 14 में। आई होप आपको पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।